जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर, जय दंतेवाड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जय मां दंतेश्वरी। आज आ, हम लोग आप सब लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि जगरगुंडा की बात 14 साल पहले 13-14 साल पहले जब मैं कलेक्टर हुआ करता था दंतेवाड़ा में, सुकमा क्षेत्र में, उस समय की जगरगुंडा और अभी के जगरगुंडा, और जब कलेक्टर में रह करता 2011-12 के आसपास, उससे उससे करीब 15-20 साल पहले के जगरगुंडा, ये तीनों की यात्रा को मैं बताने के लिए आज आप सब लोगों के बीच में लाइव आया हूँ और एक जीवंत अनुभव, अपने जीवन का एक बड़ा अनुभव आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। कल हम लोग जगरगुंडा गए, पूरे रायपुर से लेकर जगदलपुर, जगदलपुर से केसलूर होते हुए एजुकेशन सिटी, जवांगा होते हुए गीदम, फिर दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में रुके थे, फिर मॉर्निंग में दंतेवाड़ा से कुआंकोंडा, नकुलनार होते हुए पालनार, और पालनार से समेली, अरनपुर, कोंडा सांवली होते हुए जगरगुंडा की यात्रा है। पूरा रायपुर से जगरगुंडा लगभग 500 किलोमीटर की यात्रा हम लोग किए और पर्पज था वहां पर एक बैंक का इनॉग्रेशन करना। वहां पे इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक बैंक शाखा की स्थापना की जगरगुंडा में। उसमें उसकी स्थापना कल सुनिश्चित हुई, उसका इनॉग्रेशन हुआ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ, ऑनलाइन वो भी जुड़े, और ये इसका इनॉग्रेशन जगरगुंडा की इंडियन ओवरसीज बैंक का इनॉग्रेशन हुआ। ये जो इनॉग्रेशन है, मैं बड़ा ही इमोशनल पल था मेरे लिए। जगरगुंडा बाई रोड पहुंचना भी और इस बैंक का वहां पे इनॉग्रेशन होना बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि 2000 के पहले का जगरगुंडा, 2000 के पहले 80 के दशक में, 90 के दशक में धीरे धीरे नक्सली वहां पे आना चालू हुए। उससे पहले का जगरगुंडा दक्षिण बस्तर का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, इसीलिए एक बड़ी इमोशनल फीलिंग आती है। जगरगुंडा ऐसा था कि वहां पे सारे डिपार्टमेंट के लोग रहते थे, वहां पर सारे एक्टिविटी होते थे, पूर्ण रूप में वो व्यापारिक केंद्र था। उस जमाने में वहां पे 2000 से अधिक की लगभग जनसंख्या थी। वहां पर बैंक ब्रांच हुआ करता था, सारे डिपार्टमेंट के लोग रहते थे, बहुत बड़ा बाजार लगता था। और जो बस सेवा थी उस जमाने में, जब हम हमारे बस्तर की बात करते हैं कि 98 से जो हम से पहले का जो हमारा बस्तर था, वो केरल राज्य से बड़ा एक सिंगल जिला था। एक जिला बस्तर जो चारामा से चालू होता था, चारामा से कांकेर, कांकेर से केसकाल, केसकाल से कोंडागांव, कोंडागांव से जगदलपुर, जगदलपुर से केसलूर, केसलूर से बास्तानार, बास्तानार से गीदम, गीदम से दंतेवाड़ा, इधर चले जाएं या उधर बीजापुर की तरफ निकल जाएं, भैरमगढ़, बीजापुर, भोपालपट्टनम, या केसलूर से मुड़कर हम दरभा घाटी होते हुए छिन्नार, सुकमा, कोंटा, इस पूरे लगभग जो 500 किलोमीटर से भी 400-500 किलोमीटर का जो पैच होता था, एक सिंगल जिला होता था। और केरल राज्य से बड़ा जिला बस्तर एक ही जिला केरल राज्य से बड़ा हुआ करता था। और उस समय में दक्षिण बस्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा केंद्र कोई था तो जगरगुंडा था। जगदलपुर से बस सेवा जगरगुंडा के लिए चलती थी। जो बस सेवा होती थी वो जगदलपुर से केसलूर, केसलूर से दरभा घाटी होते हुए छिन्नार होते हुए सुकमा, सुकमा से दोरनापाल, और फिर दोरनापाल से जगरगुंडा के बीच की दूरी लगभग 54 किलोमीटर पड़ती है। वो पोलमपल्ली, चिंता गुफा, चिंतलनार, ऐसे होते हुए जगरगुंडा तक बस जाती थी। और जगरगुंडा से आगे सिलगेर, बासागुड़ा होते हुए 50 किलोमीटर बीजापुर पड़ता है, उधर तक पूरी बस यात्रा चलती थी। इतना बड़ा व्यापारिक केंद्र था, इतना बड़ा सभ्यता का केंद्र था, इतना बड़ा आर्थिक केंद्र था कि उस जमाने में वहां पे बैंक हुआ करता था। कल हमको हमारे साथ में सुकालू मुड़ामी जी, जनपद पंचायत कुआंकोंडा ब्लॉक दंतेवाड़ा जिले का है, उसके जनपद के अध्यक्ष सुकालू मुड़ामी जी हमारे साथ जगरगुंडा गए थे। और वो बड़े इमोशनल होकर जगरगुंडा के बहुत सारे पुराने युवाओं से मिल रहे थे।
तो मैंने आश्चर्य किया और जब मुझे पता चला कि सुकालू मुड़ामी जो पालनार के रहने वाले हैं, पालनार से जगरगुंडा लगभग 36 किलोमीटर पड़ता है, समेली से अरनपुर, अरनपुर से कोंडा सांवली और फिर जगरगुंडा। ये 36 किलोमीटर दूर पालनार का व्यक्ति जगरगुंडा में जाकर के पढ़ाई करते थे, हॉस्टल में रहते थे और 10वीं तक वो पढ़ाई किए थे वहाँ पर। और आज जो जनपद अध्यक्ष हैं, उनसे वो जगरगुंडा की युवा बड़े इमोशनल होकर मिल रहे थे। ये बड़ा ही उनके लिए भी बड़ा इमोशनल पल था, भावुक कर देने वाला क्षण था। और 2000 के बाद जैसे-जैसे नक्सल गतिविधियां वहां पर तेज होती गईं, तो उसके बाद सुकालू मुडावी जी वापस कभी जगरगुंडा पहुंच ही नहीं पाए थे। कल वो पहुंचे, जनपद पंचायत अध्यक्ष रहते हुए। तो ऐसा इमोशनल कर देने वाला वो पल था। जगरगुंडा इतना महत्वपूर्ण केंद्र था, जिस बैंक का इनॉग्रेशन हमने इंडियन ओवरसीज बैंक का किया, वहां पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से वहां पर जो सुनिश्चित हुआ, बैंक का काम चालू हुआ, उसके पीछे भी बड़ी अजीब दास्तान है, बड़ी भावुक कर देने वाली दास्तान रही। जो वहां पर मैंने जैसे कि बताया कि जगरगुंडा एक सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था और वहां पर उस जमाने में 2000 के पहले से बैंक हुआ करता था और 2001 में वहां पर माओवादियों ने उस बैंक को लूटा था और उसके बाद वो बैंक कभी चालू नहीं हो पाया, वो खंडहर बनता चला गया, खंडहर बनकर पड़ा रहा वो। जैसे जैसे नक्सलवाद आगे बढ़ता गया, तो चारों तरफ से वो टापू की तरह घिर गया। वहां पर चंद लोग, कुछ लोग रह गए, वहां से लोगों को भगा दिया गया। चारों तरफ से माओवादियों द्वारा वहां पे कब्जा कर दिया गया। जगरगुंडा, जैसे कि मैंने कहा कि दक्षिण बस्तर का सबसे बड़ा केंद्र था, वो दंतेवाड़ा जिले की तरफ से भी जंगर जगरगुंडा जुड़ता है, सुकमा जिले से दोरनापाल से होते हुए भी जगरगुंडा जुड़ता है और बीजापुर से बासागुड़ा होते हुए भी जगरगुंडा जुड़ता है। तो उन तीनों तरफ से रोड कनेक्टिविटी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। एक ब्लैक होल एरिया बनकर एक संप्रभु राष्ट्र में, एक सॉवरेन भारत के भीतर वो बनकर खड़ा हो गया जगरगुंडा। और तीनों तरफ से, तीनों जिला की तरफ से उस वहां तक कोई एक्सेस नहीं बचा। स्थिति मैं बताना चाहूंगा, जब मैं 2011 में वहां कलेक्टर बनकर गया, तो मैं अपने ज्वाइनिंग के दूसरे तीसरे दिन ही मुझे ले जाया गया मोरपल्ली। वहां पर एक जांच कमीशन आ रहा था दिल्ली से, इसके लिए मुझे औपचारिक रूप से ले जाया गया उनके साथ में। और मोरपल्ली ताड़मेटला के पास था, जो दरुणापाल से पोलमपल्ली, पोलमपल्ली से चिंता गुफा, चिंतलनार से जगरगुंडा, ये जो रोड है, ये रोड पूरी तरह से समाप्त हो गया था। वहां पर बाई हेलीकॉप्टर हमें ले जाया गया और चिंतलनार के सीआरपीएफ कैंप उस जमाने में भी स्थापित हो चुका था, वहां से बाई रोड मोरपल्ली ले जाया गया। वहीं पास में ताड़मेटला था, रोड से लगभग चंद दूरी पर ही ताड़मेटला स्थित है। ताड़मेटला वो जगह है जहां 6 अप्रैल 2010 को 76 जवानों की शहादत हुई थी। उसमें सीआरपीएफ के 75 जवान थे। आजाद भारत के इतिहास में एक सिंगल इंसिडेंट में, एक ही घटना में 75 सीआरपीएफ जवानों की शहादत हुई हो, ये आजाद भारत के इतिहास में एकमात्र दुखद घटना थी, जो 6 अप्रैल 2010 को हुई थी। वहां पर जब मैं जाकर देखा कि वहां की जिंदगी कैसी है, वहां ना कोई सरपंच जो सरपंच रहते भी थे, वो माओवादियों के डर से कहीं दूर रहते थे, वो कहीं पहुंच नहीं पाते थे, ना कोई पटवारी जाता था, ना कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जाती थी। जैसे तैसे पीडीएस का चावल बस वहां पर पहुंचता था। उसके अलावा हमारी सरकारों का, हमारे सिस्टम का उनसे कोई कनेक्ट नहीं रह गया था। इतने बुरे हालात में उस समय परिस्थितियां थी। मैं अपने ज्वाइनिंग के 3-4 दिन बाद ही सीओ जनपद पंचायत एक थे, उनके साथ कुआंकोंडा के, उनके साथ वो मुझे फूलपाट झरना लेकर चले गए। फूलपाट झरना देखा मैं, इतना भव्य झरना, इतना सुंदर झरना, इतने टूरिज्म की संभावनाओं वाला झरना। लेकिन मैं जब फूलपाट झरना से वापस आ रहा था, तभी एसपी का मेरे पास फोन आ गया। उन्होंने कहा कि आप फूलपाट झरना गए थे क्या? तो मैं बोला हाँ। तो ठीक से देखे कि नहीं, वहां माओवादियों की, नक्सलियों की मीटिंग चल रही थी कि नहीं चल रही थी? तो इस तरह के हालात थे कि दिन में खुलेआम फूलपाड़ में, पालनार में माओवादी, नक्सली वहां पर घुमा करते थे और कोई डेवलपमेंट का प्रोसेस नहीं हो पाता था। उन विकट परिस्थितियों में तत्कालीन सरकार के राजनीतिक इच्छा शक्ति से, प्रशासनिक रूप से काम करते हुए हमने प्रयास किए और सबसे पहले हमने पूरा प्रयास किया कि कुआंकोंडा नकुलनार से पालनार को जोड़ा जाए। उस समय वो जुड़ पाया, वो उतना कठिन काम नहीं था। लेकिन हमने बड़ा उस समय की दृष्टि से दुस्साहसिक काम करने का प्रयास किया, वो था
पालनार से अरनपुर तक रोड बनाने का काम 18 किलोमीटर तक। ये ऐसा था जैसे नक्सलियों की राजधानी में रोड बनाना हो, इस तरह का दुष्कर कार्य था। पालनार में ही दिन में खुलेआम नक्सली घूमते थे। उन परिस्थितियों से उन परिस्थितियों में पहले हमने पालनार से समेली 9 किलोमीटर की और समेली से अरनपुर अगले 9 किलोमीटर के रोड की योजना तत्कालीन बनाई। पैसे हमको बजट से मिल भी जाते थे, बजट प्रोविज़न हो भी जाते थे, लेकिन टेंडर प्रोसेस उस समय ऐसे होते थे कि उसमें वहाँ पे कोई टेंडर लेता नहीं था, कोई व्यावहारिक रूप से वहाँ पे काम करने को तैयार नहीं था। फिर हमने स्थानीय स्तर पर लगभग 18-20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की, एनएमडीसी से, एस्सार से, अलग-अलग लोगों से सहयोग माँगा और ये व्यवस्था करके टेंडर करके फिर काम करना चालू किया। तो पालनार से 9 किलोमीटर तक 9 किलोमीटर तक की समेली तक की सड़क बनाई गई, फिर समेली से अरनपुर तक के 9 किलोमीटर की अगली सड़क बनाई गई। सड़क बनाने के लिए हमारे सीआरपीएफ के जवान, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जवान एक साथ 300-400 लोग सड़क बनाने वाले मशीनों को, गाड़ियों को घेर करके एक साथ जैसे युद्ध करने जा रहे हो, जैसे चलते हुए जाते थे, चारों तरफ से घेरते थे, मजदूर भी उसी बीच में रहते थे, रोड बनाने का काम चलता रहता था और फिर वो 4-5 घंटे बस मुश्किल से चलता था और जैसे-जैसे शाम ढलने को होती थी उससे पहले ही दोपहर के जस्ट बाद 3-4 बजे ही वापस सब लोग वापस आ जाते थे। इस तरह से वो रोड बनाने का काम किया जाता था। कभी भी अचानक फायरिंग होने लगती थी, कभी भी रोड लैंडमाइन ब्लास्ट हो जाता था। अनेक हमारे वीर जवान साथियों ने उस समय आज से 13 साल पहले करीब वहाँ पर शहादत देने का काम किया। ऐसे बड़ी मुश्किल परिस्थितियों के साथ पालनार से समेली तक का रोड बना। समेली में कैंप स्थापित हुआ, वहाँ पर हॉस्टल आश्रम को थोड़ा ठीक करने का प्रयास किया गया। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते गए, वहाँ सुविधाओं को विस्तारित करने का काम प्रारंभ किया गया। पालनार में हमने 5 बड़े आश्रम बनाए, करीब 500 की कैपेसिटी से। वहाँ पर पोटा केबिन बनाया गया, 500 से प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए 8th तक के बच्चों के लिए, उस समय पालनार में 500 बच्चों के लिए मॉडल पोटा केबिन स्कूल प्रारंभ किया गया। करीब-करीब हमने टोटल 1200 बच्चों के रहने की व्यवस्था पालनार में की। 2.5 साल के अपने उस कार्यकाल में हम लोगों ने 50,000 से अधिक बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की, नहीं तो पूरी पीढ़ी शिक्षा से दूर हो जाती और कहीं न कहीं नक्सलियों का कैडर बन जाती। शिक्षा संबंधी जो प्रयास हुए, उससे नक्सलियों को कैडर मिलना बंद हो पाया, समाप्त हो पाया। इस तरह की स्थितियाँ निर्मित की गई। पालनार में स्टाफ के लिए, सरकारी स्टाफ के लिए, कर्मचारियों के लिए वहाँ पर कॉलोनी बनाने का काम किया गया, वहाँ के बाज़ार को विकसित करने का काम किया गया। उस ज़माने में वहाँ पे सोलर लाइट लगाने का काम किया गया और बाद के कालांतर के वर्षों में पालनार को डिजिटल विलेज भी उस समय के प्रशासन और सरकार ने सुनिश्चित किया। भाजपा की सरकार थी। पालनार डिजिटल विलेज का भी अवार्ड पाया। इस तरह से पालनार की एक कहानी आगे बढ़ी। पालनार से धीरे-धीरे समेली की कहानी आगे बढ़ी, फिर धीरे-धीरे अरनपुर की कहानी आगे बढ़ी और जब मैं कलेक्टर से मेरा ट्रांसफ़र हुआ, कलेक्टर दंतेवाड़ा के पद से, उस समय अरनपुर से कोंडा सांवली तक के भी टेंडर को हम लोग फाइनल करके आए थे और मेरा बड़ी इच्छा होती थी कि तीनों तरफ से जगरगुंडा खुले, दंतेवाड़ा तरफ से खोलने की ज़िम्मेदारी, प्रशासनिक ज़िम्मेदारी मेरी थी। इसलिए उस ज़माने में जान पर खेल करके हमारे वीर जवानों ने, सब लोगों ने, ठेकेदारों ने, सबने मिल करके अरनपुर तक सड़क बनाने का काम किया। अरनपुर से कोंडा सांवली तक आगे बढ़े। लेकिन हम सोचते थे कि अरनपुर कोंडा सांवली से होते हुए भी जगरगुंडा खुले, दोरनापाल, पोलमपल्ली, चिंतागुफा, चिंतलनार की तरफ से भी 54 किलोमीटर की सड़क खुले और बासागुड़ा होते हुए बीजापुर तक की भी सड़क खुले। आज धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लगातार प्रयासों से तीनों तरफ से सड़क खुला है। फिर भी काफ़ी सेंसिटिव एरिया माना जाता है, लेकिन अभी बस वहाँ पर चलना प्रारंभ हुआ है। 2001 में जिस बैंक की बिल्डिंग को लूटा गया था और वो एक खंडहर बन गया था, उसी बैंक बिल्डिंग का रिनोवेशन करके इंडियन ओवरसीज़ बैंक के माध्यम से वहाँ बैंक प्रारंभ किया गया और अब इस तरह के अलग-अलग जगहों में, इंटीरियर जगहों में बैंक प्रारंभ करने का काम बहुत तेज़ी से किया जाएगा, ताकि योजनाओं का लाभ, महतारी वंदन योजना का लाभ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ या तेंदूपत्ता का पैसा, ये सब हमारे आदिवासी भाइयों के खाते में भी सीधा क्यों ना पहुँचे।
प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हुआ करते थे, वो बोलते थे कि मैं दिल्ली से ₹1 भेजता हूँ तो 15 पैसा पहुँचता है। आज टेक्नोलॉजी का युग है, मोदी जी का युग है। मोदी जी ने जनधन अकाउंट सुनिश्चित किए हैं, आधार से सीडिंग सुनिश्चित किया है और अब ₹1 अगर दिल्ली से या रायपुर से भेजा जाता है तो पूरा का पूरा ₹1 हितग्राहियों के खाते में पहुँचता है। तो क्यों ना हमारे बस्तर के आदिवासी भाई-बहनों के खाते में भी पूरा पैसा अकाउंट के माध्यम से पहुँचे, सारी सुविधाएँ उनको मिल सके और उनको सुकमा तक ना आना पड़े। हम फिर से क्यों उसी तरह के पुरातन वैभव वाले जगरगुंडा को क्यों नहीं स्थापित कर सकते और एक नई ऊँचाई पर जगरगुंडा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, दक्षिण बस्तर और पूरे बस्तर और उत्तर बस्तर के विकास की यात्रा को एक नई ऊँचाई पर पहुँचाने के लिए समर्पित होकर हम क्यों ना काम करें? ये हम सबका संकल्प होना चाहिए और इस दिशा में हम सब आगे मिलकर आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। माओवादी अ, लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि वो भी इस सकारात्मक विकास की प्रक्रिया से जुड़ें। किसी प्रकार के आदिवासी भाइयों का भला कैसे हो, उसके लिए सकारात्मक भूमिका निभाएँ। वो मुख्य धारा में, विकास की धारा में, संविधान की धारा में मिलकर आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से बस्तर के आदिवासी भाइयों के हित में काम होंगे और बैंक खुलेंगे, बैंकों से उनको पैसे मिलेंगे। तेंदूपत्ता से आज ₹5500 में तेंदूपत्ता खरीदा जा रहा है। 1-1 हज़ार रुपए प्रति माह माताओं, बहनों को महतारी वंदन योजना के माध्यम से पैसा दिया जा रहा है। इन सबको इन सबको सुनिश्चित हम मिलकर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत प्रतिवर्ष ₹6000 भेजा जा रहा है। इन सबको हम सब मिल कर के सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए हमारे शरीर हम सबके शरीर के कण-कण को और जीवन के पल-पल को भी समर्पित कर दें, तो कम है। और आज शिक्षा का एक गढ़ के रूप में जिस तरह से दंतेवाड़ा और दक्षिण बस्तर स्थापित हुआ है, उसी यात्रा को जिस तरह से सुकमा में, नारायणपुर में, बीजापुर में स्थापित किया गया, वैसे जगरगुंडा जैसे स्थानों में भी हम पुनः स्थापित करें। जो व्यापार का बड़ा केंद्र था, शिक्षा का बड़ा केंद्र था, प्रशासनिक रूप से बड़ा केंद्र था, चिरौंजी, इमली का बड़ा केंद्र था, दूध-दही का बड़ा केंद्र था जगरगुंडा, उसे पुनः हम स्थापित करने के लिए समर्पित होकर प्रयास करें और जगरगुंडा और पूरे बस्तर को एक नई ऊँचाई पर पहुँचाएँ। तभी छत्तीसगढ़ और भारत के विकास की यात्रा पूरी हो सकेगी। यही सब अपनी भावनाओं को मैं व्यक्त करना चाहता था, इसलिए आज मैं आप सबसे लाइव जुड़ा और जगरगुंडा की कहानी मैं आप सब लोगों को बताया। आने वाले समय में बस्तर में हर दृष्टिकोण से काम किए जाते रहेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है, उसके लिए जितने वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता है, पिछले साल के बजट में 8,000 करोड़ रुपए का और इस साल के बजट में साढ़े 8,000 दोनों मिला के साढ़े 16,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। जितने भी पैसे की ज़रूरत होगी, हमारे गरीबों के आवास के लिए पूरा किया जाएगा। ₹5500 तेंदूपत्ता खरीदने के लिए जो भी ज़रूरत होगी, उसे सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा कर रही है और करती रहेगी। धान को भी खरीदना हो ₹3100 में, उसके लिए भी पूरा सरकार काम करती रहेगी। महतारी वंदन के लिए भी काम करती रहेगी। इसके अलावा जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, टेलीविज़न, मोबाइल टावर, बस सुविधा, इन सब के लिए भी हम काम करेंगे। इस बजट में आपने देखा होगा मुख्यमंत्री सुगम यातायात योजना हम लेकर आए और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन जगहों में जहाँ पे बस नहीं चल पा रहे हैं, वहाँ बस चलाने का काम करेंगे। जहाँ पे मोबाइल टावर लगाना प्राइवेट कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, इसलिए वो ध्यान नहीं देते। ऐसे जगहों के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना भी लेकर के हम बजट में आए हैं। इन सब प्रयासों को आगे बढ़ाते रहेंगे और बस्तर का और छत्तीसगढ़ का विकास सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय माँ दंतेश्वरी, जय जोहार।